Assalamualaikum everyone, and welcome back to the new video. In today's video, we are going to solve February March 2025 paper 5-2. Let's begin with this paper. Okay, now this paper says that the question over here is first one, which says that Jacob throws three coins at the same time. Fair enough. The first coin is biased so that the probability of obtaining a head when it is thrown is 1 over 3. Okay. The second coin is biased so that the probability of head is 1 over 4. The third coin is biased so that the probability of head is 1 over 5 when throw. The random variable x is the number of head obtains. Show that the x is equals to 2 is 3 over 5. Now we have to show x represents the number of heads. Keep in mind one thing. बेटा x आपका नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो हेड्स. सबसे पहले जो फर्स्ट कॉइन है, जो कॉइन नंबर 1 है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 1 over 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट विल बी 2 by 3. जो सेकंड कॉइन है मेरा, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो है 1 over 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज 3 by 4. और जो मेरा थर्ड कॉइन है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज 1 over 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 4 by 5. राइट. अब उससे क्या है, शो दैट x is equals to 2 is 3 by 20. You are supposed to show that कि जी आपके पास x is equals to 2 means दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है. तो क्या बनेगा, दो हेड्स हमारे पास किस तरीके से आ सकते हैं वो और से देखिएगा. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, पहला हेड फर्स्ट कॉइन दे दे, फिर हेड, और फिर आपके पास टेल आ जाए. राइट. इसका मतलब ये है कि आपके जो फर्स्ट कॉइन है उसने मुझे हेड दिया है, सेकंड कॉइन ने आपके पास हेड दिए, और थर्ड वाला कॉइन मुझे टेल दे. राइट. अब याद रखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है. राइट. तो दूसरा हमें बनाना पड़ेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड. राइट. इन सारी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करके एड अप कर देंगे. आए जी सॉल्व करते हैं. क्या बनेगा, पहला कॉइन मुझे हेड दे 1 over 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा भी हेड दे 1 over 4, तीसरा वाला मुझे टेल दे दे, कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 over 5. प्लस यहाँ पे हेड आए 1 over 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, पहला कॉइन मुझे हेड दे दैट इज गोइंग टू बी 1 over 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉइन मुझे टेल दे 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 over 5. प्लस पहला कॉइन मुझे टेल दे, कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 2 over 3 मल्टीप्लाई बाय 1 over 4 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 by 5. राइट. इन सारी प्रोबेबिलिटीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी, कैलकुलेटर पिक कर लेते हैं अपना. So this is going to be 3 into 4 into 5 which is going to be 60. तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 4 divided by 60 plus 3 divided by 60 plus 2 divided by 60. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 60 being my LCM, this is going to be 4 plus 3 plus 2. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, that is going to be 9 divided by 60 which is going to be 9 divided by 60 which is going to be 3 by 20. That shows the answer.
राइट जी। तो फर्स्ट पे टाइम लगा लिया। अब उसने कहा है दैट शो ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट अप की हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नीचे ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। राइट, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। एक्स, अब एक्स आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? एक्स के अंदर बेटा जो वैल्यूज आ सकती है हमारे पास वो कौन कौन सी है? सबसे पहले एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। याद रखिएगा एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड्स में हमारे पास क्या हो सकता है? या तो मेरे पास जीरो होगा, या फिर मेरे पास वन होगा, या फिर मेरे पास टू होगा, जीरो, वन, टू और थ्री। राइट, या तीनों के तीनों ही हर्ट्ज आ जाए। तो सबसे पहले 2/3 की तो हमने पिछले पार्ट में शो कर दिया, उसको तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख दो 3/20। ये तो हमने पिछले पार्ट में शो कर दिया। राइट, अब आते हैं जीरो पे। जीरो हेड्स, जीरो हेड्स का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी तीनों टेल्स आ जाए। बहुत ही आसान है, ये देखो लिखी हुई है हमने। दिस इज गोइंग टू बी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो वो क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज गोइंग टू बी 24 divided by 60. So 24 divided by 60 which makes us 2/5। तो यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद वन हेड, एक हेड आना चाहिए, उसकी क्या बन सकती है? उसके लिए जो हमारे पास बनेगा हेड टेल टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर दिस वन। आए जी सॉल्व करते हैं इसको। याद रखेगा ये प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है इसलिए इंडिविजुअली लिखना पड़ रहा है हमें। ये x इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा हमारे पास? हेड आने की 1/3 मल्टीप्लाई बाय टेल आने की कितनी है? 3/4 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 4/5 प्लस टेल आने की कितनी है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय टेल आने की 4/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक होगी बात? तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? दैट इज गोइंग टू बी 12 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 प्लस 8 प्लस 6, so that is 26 divided by, so that makes us 13/30। तो ये मेरे पास कितनी आ गई? दैट इज गोइंग टू बी 13 डिवाइडेड बाय 30। इसको भी इधर लिख देते हैं। ठीक है जी, लेट मी ऐड अ पेज ओवर हियर। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 2 निकल आया हुआ है, लास्ट रह गया x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 का मतलब है भाई तीनों ही हेड आ जाए। तीनों हेड कैसे आ सकते हैं? तीनों हेड में 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। सो दिस इज गोइंग टू बी probability of 1/3 multiplied by 1/4 multiplied by 1/5 which is straight away 1/60। तो ये तो भाई बहुत ही आसान था। राइट, सो दैट completes my probability distribution table as well। नेक्स्ट उससे क्या है? गिवन दैट e of x उसने हमें बता दिया है, e of x उसने हमें बता दिया है वेरिएंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, टेबल को इधर पेस्ट कर रहा हूं मैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी वेरिएंस ऑफ एक्स। फॉर्मूला होता था हमारे पास, क्या था? समेशन एक्स का स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर। राइट, तो अब हमारे पास कितना बनेगा? गौर से देखो,
एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके इससे एक्स स्क्वायर करके नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 13/30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/20 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1/60 माइनस, अच्छा मीन यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो उसने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया हुआ है, राइट जी। आए सॉल्व कर देते हैं इसको। दैट इज गोइंग टू मेक अस टू, ये वाला तो पूरा 0 पे चला जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 13 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 47/60 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वो जो मेरे पास बनता है दैट इज गोइंग टू बी 2051 डिवाइडेड बाय 3600। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके 0.570, दैट मेक्स अस द आंसर, राइट जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स दैट, कहता है लास्ट ईयर एन ऑनलाइन स्टोर सोल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर, 55% वर मेड फ्रॉम द कंपनी एफ, 30% फ्रॉम जी एंड 15% फ्रॉम एच। ठीक है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 customers who each bought a computer from the store is chosen. Find the probability that 3 customers bought computer all made from different कंपनीज। ठीक है, आपके पास उसने कहा है जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी तीनों जो बॉट हो वो डिफरेंट कंपनीज के हो। अब यहाँ पे देखिएगा 3 कस्टमर्स हैं, राइट, 3 कस्टमर्स हैं। एफ वाले जो है वो 50% चांस है, कंपनी एफ से जो बॉट होगा उसके चांसेस 50% है, 55 सॉरी, तो 0.55 विल बी द प्रोबेबिलिटी। जी वाली कंपनी से बॉट करने के कितने हैं, दैट इज गोइंग टू बी 30%, तो 0.3 हो जाएगा। एच वाली कंपनी से कितने हैं, दैट इज गोइंग टू बी 15%, तो 0.15 लिख देते हैं, राइट। उससे क्या है 3 कस्टमर्स ऑल डिफरेंट कंपनी से बॉट करें, तो बहुत आसान है। क्या होगा आपके पास ए पार्ट के लिए 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये हमारे पास तीनों अलग अलग से आ गए। लेकिन इसका मतलब यह है कि भाई पहला कस्टमर एफ से कर रहा है, दूसरा जी से कर रहा है, तीसरा एच से कर रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है पहला कस्टमर जो है वो आपके पास एच से बॉट करे, फिर एफ से करे, फिर जी से करे, तो इन तीनों की आपस की अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, सॉल्व करते हैं इसको, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15, सो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, आंसर मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, दैट लीड्स अस टू आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 0.1485, दैट इज द आंसर फॉर अस। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा है अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 कस्टमर्स हु बॉट द कंप्यूटर फ्रॉम अ स्टोर इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 12 कस्टमर, सॉरी फ्यूअर देन 10, फ्यूअर देन 10 का मतलब क्या हुआ, 10 से कम। ठीक है, बॉट फ्रॉम कंपनी एफ। अच्छा, अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन किसका बना, उसने आपको एन प्रोवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स 12 है, तो एन आपके पास उसने दे दिया, दैट्स द क्वेश्चन फॉर द बाइनोमियल, राइट। तो हमारे पास n की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 12 है, कंपनी f से बॉट किया होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0.55, फेलियर q क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0.55 विच इज गोइंग टू बी 0.45, राइट। उसने कहा है फ्यूअर देन 10, फ्यूअर देन 10 कैसे फाइंड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10 हमें फाइंड करनी है। अब लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, लेस देन 10 का मतलब है 9 8 7 6 सो ऑन अप टिल 0। इतनी ज्यादा तो भाई हम करने नहीं लगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10 करके उसको हम क्या कर देंगे 1 में से
माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10 लेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 12। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करके 1 में से माइनस कर देंगे। बहुत ही आसान है, आए करते हैं। सारी वैल्यूज है हमारे पास, वो देखो n भी है, p भी है, q भी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस x इज इक्वल टू 10 की, सो 12c10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.55 रेस टू पावर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 10। 0.45 रेस टू पावर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 12c11 0.55 रेस टू पावर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 11 0.45 रेस टू पावर 1, राइट। प्लस कितना होगा, 12c12 0.55 रेस टू पावर कितना होगा, 12 0.45 रेस टू पावर 0, राइट। इन सारों को एड अप करके 1 में से माइनस कर देंगे, तो यहां से मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी 0.958। दैट मेक्स अस द आंसर फॉर दिस, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट वो हमें कहता है a random sample of 140 customers who each bought a computer from the store is chosen, find use a suitable approximation। अब यहाँ पे suitable approximation का word आया है। suitable approximation का बेटा मतलब क्या होता है कि भाई ये बाइनोमियल की एग्जांपल है, आप इसको कन्वर्ट करोगे नॉर्मल में और फिर ये सॉल्व होगा। मोर देन 24 ऑफ दीज कस्टमर्स बॉट दिस फ्रॉम कंपनी एच। अच्छा, एन की बात अगर मैं करूं तो एन अब हमारे पास कितना है, 140। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एच से बाय करना चाहिए। एच आपके पास कितना था जी, ये देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन गई 0.15 की। क्यू आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.85। सबसे पहले यहां पे म्यू निकाल लिया करो, चेक भी हो जाता है। 1 म्यू का फॉर्मूला होता है एनपी विच इज गोइंग टू बी 140 मल्टीप्लाई बाय 0.15, जो कि आपके पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 21, जो कि ग्रेटर देन 5 है, जिसका मतलब कन्वर्जन तो हो सकती है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी NPQ। एन आपके पास कितना है, दैट इज 140 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.85 एंड दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ओवर हियर। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 17.85, राइट। तो यहां से मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई। अब उसने जो हमें कहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 24 के लिए करना है। तो आए जी फाइंड करते हैं। मोर देन 24 के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 24। याद रखिएगा जब भी बाइनोमियल नॉर्मल में कन्वर्ट होता है तो यहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ती है। उसके लिए क्या रूल बताया हुआ मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया करें, राइट। ये आया जी 24, इस पे किया और यहाँ पे एक डब्बा बना दिया, यहाँ पे लिख दो 23.5, यहाँ पे आया 24.5, राइट। मोर देन 24 का मतलब क्या होगा, मोर देन 24 का मतलब होगा 24 से ज्यादा, 24 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो कहां से पकड़ेंगे हम, ये जो 24.5 वाली लाइन है इससे आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंटिन्यूटी करेक्शन में इसको लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 24.5। ठीक होगी बात। अब इस पे अप्लाई कर दो। सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 24.5 माइनस म्यू कितना निकला था 21 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना होगा 17.85, राइट जी। सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज गोइंग टू बी z ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करते हैं 24.5 माइनस 21 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना होगा 17.85, तो दैट इज 0 पॉइंट कितना बन जाता है, दैट इज 0
0.828। अब पहला स्टेप होता है कंटिन्यूटी करेक्शन, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, यहां पे लिख भी देता हूं स्टैंडर्डाइजेशन। फिर है जी केसेस। ग्रेटर देन में क्या होता है 1 - 5 of 0.828, राइट। अब इसकी वैल्यू आपने अपने टेबल से देख लेनी है। टेबल पे जाए 0.828 की वैल्यू अपने टेबल से देखो, वहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.7961 -1 कर दें, तो यहां से मेरे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी 0.204। दैट मेक्स अस द आंसर, राइट। सो दैट्स क्लियर टू यू गाइस, आई होप। ओके जी, नेक्स्ट उससे हमें कहा है, नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है, कहता है द लेंथ ऑफ 250 लीव्स ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट के बाद सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहीं पे रुक जाया करो बेटा। और ये जो लिखा हुआ है नियरेस्ट सेंटीमीटर विच मींस 1 सेंटीमीटर, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। ये वो टेबल है जिसको, ये वो वैल्यू है जिससे आपने टेबल को यूज करना है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट इज समराइज, सबसे पहले बेटा याद रखें उसने कहा हुआ नो डाउट आपको कहा है ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए भी क्लास बाउंड्रीज यूज होनी होती है। यहाँ पे अगर देखो तो 9 है, नेक्स्ट वाली वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये वाली, इसको इस वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करना है, इधर वाली वैल्यू में ऐड करना है, राइट। उसके बाद आपके पास होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स के लिए बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं देखूं तो टेबल को ड्रॉ करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी, ये 5 लिखा हुआ है, यहां पे आ जाएगा 4.5 माइनस 9.5, यहां पे आएगा 9.5 माइनस 14.5, इस वाली वैल्यू में माइनस, इसमें प्लस, 14.5 माइनस 19.5, फिर क्या होगा 19.5 24.5, फिर क्या होगा 24.5 29.5, फिर क्या होगा 29.5, यहां पे कितना होगा 39.5, राइट। फ्रीक्वेंसीज को अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, क्या होगा 18 28 60 72 48 24, राइट। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज लिखा 18, इसको इसमें ऐड करना है, आंसर इधर लिख देना है। सो 18 प्लस 28 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 46, इसको ऐड करो इसमें, 46 प्लस 60 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 106, 106 प्लस 72 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 178, 178 प्लस 48 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 226, 226 प्लस 24 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 250। मैं हमेशा कहता हूँ ये वाली वैल्यू वही आनी चाहिए जो कि उसने क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 250 लीव्स, राइट। अब हमें इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मतलब ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो ग्राफ पेपर मैं ले आता हूं। Okay, now the B part says that 38% of the leaves are of length k centimeter or more. Use your graph to find the estimate of k for k, right? So सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, now if you want to solve this is going to be 250 multiply by 38 divided by 100। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो 250 मल्टीप्लाई बाय 0.38 विच मेक्स अस 95। अब 250 माइनस 95 अगर मैं करता हूँ, सो दैट इज 250 माइनस 95, सो दैट लीड्स अस टू 155। अब इस 155 से हम अपने ग्राफ पे जाएंगे, ये मेरे पास 150 आ गया बेटा, राइट। सो दिस इज 160, इसके एग्जैक्ट सेंटर में 155 होगा। यहाँ से नीचे
ये आ जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 21, 22, 23 एंड दैट इज 23.5। सो दिस इज गोइंग टू बी द वन। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 23.5। ओके जी, नाउ लेट्स ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ पेपर। उससे हमें कोई ग्रिड नहीं कहा हुआ है, हमें हमें स्ट्रेट अवे इसको ड्रॉ करना है, राइट। अब यहाँ पे एक्सेस जो आपने लेनी है वो थोड़ी सी ध्यान से लेने, इट्स गोइंग अप टिल 250, राइट, और उसके अकॉर्डिंगली हमें देनी है। लेकिन पहली चीज तो हमेशा याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सेस, राइट। और ये वाली जो वैल्यूज होती है, जो आपकी अपर वाली वैल्यूज है, ये keep in mind one thing, these are the values which you are supposed to take on the x axis। ये आपकी x axis पे आने वाली है, राइट तो हमेशा याद रखिएगा x एक्सिस पे ये वाली वैल्यूज आएंगी, y एक्सिस पे आपकी हमेशा 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 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने वाली है, राइट। अब आपने स्केल क्या लेना है वो आपकी मर्जी है, बाकी आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ करें। सबसे पहले अगर मैं यहां पे चलूं, so this is the line being drawn by my side, this is the line, right। मुझे x एक्सिस पे 9.5 से 39.5 तक जाना है, which means 40 तक होना चाहिए। so this is going to be 0। उसके बाद यहां पे मैं ले लेता हूं 10, 20, 30, 40, राइट। और उसके बाद मेरे पास जा रहा है 250 तक, राइट। तो 250 तक मुझे जाना है, तो यहां पे रख लेता हूं मैं 50, यहां पे 2 के बाद 100, 150, 200, 250, राइट। पहली वाली वैल्यू है जी 9.5 पे 18, राइट। 9.5 पे 18, दिस इज 9, इसके दरमियान में 9.5 होगा। 18 कहां पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 10 एंड दिस इज 20, इससे थोड़ा सा नीचे, दिस इज गोइंग टू बी माय 18। उसके बाद आपके पास क्या है, 14.5 पे 46, 14.5 पे 46, दिस इज 10, दिस वन इज 15, 15 के दरमियान में 14.5 होगा, उस पे 46, 46 कहां पे होगा, दिस इज 40 एंड दिस इज गोइंग टू बी 46, राइट। उसके बाद 19.5 पे 108, 19.5 पे 106, दैट इज गोइंग टू बी 100 एंड दिस इज 106। उसके बाद कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 24.5 पे 178, 24.5 पे 178, 24.5 पे 178, 178। So this is 150, 160, 170, 170 and this 178। उसके बाद 29.5 पे 26 टू 26, 29.5 पे, so that is 29.5, उस पे 226, 226, that is 210, 220, 226, that's going to be over here, right। उसके बाद आपके पास 39.5 पे 250, that's a complete point over here, so that is 250 which is over here, राइट। अब अगर मैं इसको मार्क करूं, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, और याद रखिएगा आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है दैट ऑलवेज टच द एक्स एक्सिस, और उसको एक्स एक्सिस पे टच कराना है ये पहली वैल्यू पे, तो वो 4.5 वाली है, तो इधर भी मार्क कर देते हैं। सो अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो दिस कंप्लीट्स माय ग्राफ ओवर हियर। That is the graph for this one. I hope that is clear to everyone. Next it says that calculate an estimate for the mean length of these 250 leaves। तो सबसे पहले अपना टेबल ले आते हैं बेटा। टेबल को अगर मैं पिक करूं,
तो मीन निकालने के लिए नाउ वी डोंट नोट नीड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं मिटा देता हूं, जबकि मुझे जो यहाँ पे चाहिए होगा वो फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे मिड वैल्यू चाहिए होगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास? मिड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 4.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी मिड वैल्यू 7 फॉर दिस वन। उसके बाद यहाँ पे कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 14.5 प्लस 9.5, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 12। यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 17। यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 22। यहाँ पे आपके पास जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 27। यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 34.5। तो मीन जब मुझे निकालना है तो दैट इज गोइंग टू बी मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 72 multiplied by 22 plus 48 multiplied by 27 plus 24 multiplied by 34.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ऐड अप करने की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रेट अवे 250 लिख जाए, उसने बता दिया। तो यहां से जो वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी 20.76, राइट जी। सो दैट मेक्स अस द आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है एडी हैज 16 टॉय कार्स of which 8 are white, 5 are black and 3 are silver. He placed all the cars in the back and selects 3 of them at a random without replacement. Find the probability that all 3 cars are same color. तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। तो सेम की कलर की आपको निकालनी है अगर, तो वो क्या हो सकता है, probability of white 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 plus probability of black 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर सिल्वर सिल्वर, राइट। तो इन तीनों को हम एड अप कर देंगे। तो आए जी सॉल्व अप करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास। पहली वाइट आने की क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 14। विदाउट रिप्लेसमेंट चलेगा ये आपके पास, प्लस 5 over 16 multiply by 4 divided by 15 multiply by 3 divided by 14। बेटा याद रखें उसने लिख दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद दूसरी सिलेक्ट नहीं हो सकती, रिमेनिंग में से होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 16, सॉरी 14, माय बैड। 2 ओवर यहाँ पे 15 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 14, माय बैड। इन सबको सॉल्व अप कर दें तो वहां से हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 0.120, दैट मेक्स अस द आंसर। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द 3 कार्स आर सिलेक्टेड एटलीस्ट वन इज व्हाइट एंड एटलीस्ट वन इज ब्लैक। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। उसने कहा है एटलीस्ट एक व्हाइट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन आपके पास ब्लैक होनी चाहिए, राइट। तो इसके भी केसेस बना लेते हैं, गौर से देखिएगा। एटलीस्ट वन जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन व्हाइट, एक व्हाइट होना मस्ट है और एक ब्लैक होना मस्ट है, राइट। दो भी आ सकती है लेकिन एटलीस्ट उसने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारे पास, गौर से देखो। सबसे पहले एक मेरे पास व्हाइट आ गई, एक मेरे पास ब्लैक आ गई और एक मेरे पास आ गई सिल्वर। एटलीस्ट हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हाइट ब्लैक प्लस एटलीस्ट आपके पास उसने कहा है वन व्हाइट होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास
एक ब्लैक भी होनी चाहिए, तीनों व्हाइट नहीं हो सकती क्योंकि फिर ब्लैक नहीं बनेगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ब्लैक, ब्लैक, व्हाइट। अब ये तो हमने लिख लिए केसेस, लेकिन बेटा याद रखो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट व्हाइट आए फिर ब्लैक आए फिर सिल्वर आए, ऐसे भी तो हो सकता है पहले सिल्वर फिर ब्लैक फिर व्हाइट आ जाए। तो इन तीनों की आपस की अरेंजमेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल तो होगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, रेपिटेशन है। यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ब्लैक्स रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे दो व्हाइट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये इनकी आपस की अरेंजमेंट दे देगा। अब हमें कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर देते हैं। व्हाइट आने की आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 5 है आपके पास ब्लैक, सो दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय सिल्वर कितनी थी आपके पास, they were 3, so that is going to be 3 divided by 14 multiply by 3 factorial प्लस यहाँ पे क्या आएगा व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय दूसरी व्हाइट आने की 7 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक आने की कितनी होगी 5 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज गोइंग टू बी 6 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज गोइंग टू बी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस for this one what we are going to do is that black आने की पहले कितनी होगी, that is going to be 5 divided by 16 multiply by 4 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा 15 मल्टीप्लाई बाय व्हाइट कितनी है, दे आर 8, सो दैट इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 3। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज दैट सिंपली इनको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास जो स्ट्रेट अवे आंसर आता है मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 0.607, दैट मेक्स अस द आंसर फॉर दिस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है, कहता है द मास ऑफ पीचेस सोल्ड पर डे इन अ सुपरमार्केट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ दिस। मीन उसने हमें बता दिया बेटा 65.8 and the standard deviation is 9.6, right? कहते हैं find the probability that the mass of peaches sold on any given day is between this। अच्छा हमें बताना है कि इसके दरमियान में होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, गौर से देखो क्या बनेगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है दैट x इज ग्रेटर देन 56 एंड लेस देन कितना होना चाहिए 75। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, सबसे पहले हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। स्टैंडर्डाइजेशन पे क्या होगा हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 56 माइनस 65.8 डिवाइडेड बाय 9.6, यहाँ पे क्या होगा 75 माइनस 65.8 डिवाइडेड बाय 9.6, राइट। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे ये स्टेप मेरा स्टैंडर्डाइजेशन का है, तो दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पे आ जाएगा बेटा z और यहाँ पे क्या बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 56 माइनस 65.8 56 minus 65.8 divided by 9.6, so that is going to be minus 1.02। यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी fraction 75 minus 65.8 divided by 9.6, so that is going to be 0.9583, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है केसेस का। केसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, इधर हम सिंपल लिखेंगे फाइव ऑफ 0.9583 माइनस फाइव ऑफ माइनस 1.02। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने का क्या तरीका होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए 1 माइनस फाइव ऑफ 1.02, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा फर्दर चलते हैं।
अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें हमारा टेबल देगा, राइट। तो टेबल से मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ 0.9538, इसकी जो वैल्यू आती है यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, 0.8309 आती है, प्लस 1.02 की वैल्यू जो आती है दैट इज 0.8463 माइनस 1। तो यहां से हमारे पास जो स्ट्रेट अवे आंसर बन जाता है दैट इज 0.677। दैट लीड्स अस टू द आंसर, राइट। नेक्स्ट आते हैं इस पे, कहता है द मास ऑफ चेरी सोल्ड पर ईयर इन अ सुपरमार्केट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ, मीन उससे हमें बता दिया 72.4 kgs, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें नहीं पता, सिग्मा है। इट इज नोन दैट 10% on 10% of the day less than 59.1 kg are sold, ठीक है, 10% ऑफ द डे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 59.1 इज इक्वल्स टू 10% है विच इज 0.1 आ जाएगा, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा less than 59.1 minus 72.4 divided by sigma is equals to 0.1। so अब क्या होगा, probability of z less than, subtract करेंगे अगर हम इसको तो 59.1 minus 72.4, so that is going to be minus 13.3 divided by sigma is equals to 0.1, राइट। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पे जो भी चीज है इसको ए कर दिया करें, राइट। लेट ए इज इक्वल्स टू माइनस 13.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल्स टू 0.1। अब छोटा सा इधर ड्रॉ करो ग्राफ, राइट, लेस देन ए है, ये मेरे पास ए आया, ठीक है। लेस देन का मतलब ये सारा रीजन, अब ये सारा रीजन 0.1 तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं है, ए इवेंचुअली मेरा कहाँ पे है, नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो रीजन है वो 0.1 का है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस ए इज इक्वल टू 0.1, राइट। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या होगा, लेस देन के लिए स्टेट अवे फाइव ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0.1, तो 1 में से माइनस करो, 1 माइनस फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए। क्या बनेगा, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू 0.9, राइट। अब इनवर्स लेते हैं, अगर आप इसकी बात करो फाइव इनवर्स ऑफ 0.9, इसके लिए टेबल जरूर यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट अवे लिखी होती है, ये देखो 0.9 की स्टेट अवे लिखी हुई है 1.282, तो इसको स्टेट अवे लिख देते हैं यहाँ पे, कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ए इज इक्वल टू 1.282। अब ये जो लेट किया था उसको पकड़ लो, याद रखो ए नेगेटिव था तो इसके साथ नेगेटिव भी लगेगा, सो माइनस 1.282 इज इक्वल टू माइनस 13.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा, this negative and negative cancels out, so this is going to be sigma is equal to 13.3 divided by 1.282, so that makes us the answer which is going to be divided by 1 point, which is 10.4, so this is 10.4, that is the answer for us, right जी। so that is how you are supposed to solve this question। नेक्स्ट आते हैं इसके सी पार्ट पे, सी पार्ट में उसने हमें क्या कहा है, सी पार्ट में उसने हमें कहा है, कहता है द सुपरमार्केट इज ओपन 7 days a week, find the probability that randomly chosen week the first day on which less than 59 cherries are sold is the 5th day। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया, 5th day, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक,
राइट। आपने फिफ्थ डे लेस देन 59.1, 59.1 से लेस देन जो होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे लिखनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने कहा है 10% है, राइट। पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10%, विच इज 0.1। क्यू आपके पास कितना होगा 0.9। लेस देन फिफ्थ डे, लेस देन फिफ्थ डे का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, ऑन द फिफ्थ डे, तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता था ज्योमेट्री का q रेज टू पावर r माइनस वन डॉट p। q आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 0.9, रेज टू पावर 5 माइनस वन 4 होता है, डॉट आपके पास 0.1 आ गया। तो यहां से मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.9 रेज टू पावर 4 multiply by 0.1, so that is going to be 0.065. That makes the answer. I hope that is clear to everyone. फिर उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन वीक द फर्स्ट डे ऑन विच लेस देन 59.1 कैरीज आर इज बिफोर द फिफ्थ डे। बिफोर द फिफ्थ डे, बिफोर द फिफ्थ डे का मतलब क्या हुआ, दैट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5, राइट। अब अगर आपको याद हो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ पे एक बात कहते हैं कि भाई लेस देन के साथ जो है वो इक्वल्स टू होना मस्ट है। तो इसको मैं लेस देन 5 को कैसे लिख सकता हूँ, लेस देन 5 को अगर मुझे लिखना है तो लेस देन 5 मेरे पास कैसे लिखा जा सकता है, लेस देन 5 को अगर मुझे लिखना है, सो दिस लेस देन 5 कैन बी रिटन एज, लेस देन 5 का मतलब क्या होता है 4 3 2 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस क्यू रेस टू पावर r। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस क्यू रेस टू पावर 4, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.9 रेस टू पावर 4। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दैट मेक्स अस 0.344। That's the answer for us. Right जी, I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कह रहा है, कहता है Alisa has 10 books of from the series Square and Circle. The books look similar except for their colors. Three are blue, two red, and two yellows, one orange, one purple, and one book green. ठीक है जी। स्क्वायर और सर्कल की 10 बुक्स हैं, ठीक है। प्लेस द बुक्स इन अ रो इन अ शेल्फ, शी ओनली इंटरेस्टेड इन अरेंजमेंट ऑफ द कलर्स। शी इज इंटरेस्टेड इन द अरेंजमेंट। बेटा अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ परमुटेशन क्वेश्चन, राइट। अरेंजमेंट का वर्ड कहीं पे भी आ जाए पहली चीज परमुटेशन इनमें आ जाना चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट्स ऑफ द 10 बुक्स आर, ठीक है। 10 बुक्स है बेटा, तो 10 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाय रेपिटेशन कलर्स की आपके पास 3 ब्लू है, सो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 2 रेड एंड 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, दैट गिव्स अस द आंसर स्ट्रेट अवे। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 151,200, राइट। फिर उसने कहा है हाउ मेनी डिफरेंट colors arrangement are there if of 10 books in which 3 blue books are together and 2 yellow books are not next to each other। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। आपकी जो ब्लू बुक्स है वो टुगेदर होनी चाहिए, येलोज नॉट टुगेदर होनी चाहिए, राइट। तो अगर दो का हो तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से आप माइनस कर दो। तो एक तो आपके पास वो ऑप्शन है, वो और से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल आपके पास बेटा 10 बुक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास सबसे पहले उसने क्या कहा है, 3 ब्लू बुक्स आर टुगेदर। ये लो जी 3 ब्लू बुक्स टुगेदर हो गई,
ठीक है, बट टू येलो बुक्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, जो येलो वाली है वो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास यहां पे बनेगा क्या, वो और से देखिएगा, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ थ्री ब्लू टुगेदर, राइट, वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so that is going to be 8 factorial divided by 2 factorial multiply by 2 factorial। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गई 3 बुक्स टुगेदर। ठीक है, हमें उसने कहा है 2 येलोज नॉट टुगेदर, तो हम यहाँ पे बेटा 2 का जब बोला तो आप नॉट टुगेदर को निकाल के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से माइनस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप निकाल रहा हूं कि मेरे पास 2 येलोज टुगेदर हो, येलोज टुगेदर, वो कैसे होंगी, ये लो जी, ये येलो आ गई, ये येलो आ गई, ये टुगेदर हो गई। ओके, सो अब ये येलोज टुगेदर होनी चाहिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया जी 7। बेटा ये इसको भी हो सकता है येलोज वाली पहले आ जाए ब्लू वाली बाद में हो जाए, तो इसको भी एक काउंट करेंगे। तो येलोज, येलो बुक्स टुगेदर, वो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। येलोज को अब हम काउंट नहीं कर रहे, हमें निकालना है नॉट टुगेदर। वो कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी थी बेटा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहां से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 7 5 6 0, right? So this is going to give us the answer for this one. Okay जी, नेक्स्ट उसने कहा है हाउ मेनी डिफरेंट कलर अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 10 बुक्स विद एग्जैक्टली 4 बुक्स बिटवीन 2 येलोज। ठीक है, 4 बुक्स बिटवीन 2 येलोज, कोई भी 4 आ जाए बिटवीन 2 येलोज। आए जी, सबसे पहले ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब उसने कहा है 4 बुक्स बिटवीन 2 येलोज, ये ले जी, एक येलो बुक ये आ गई, 1 2 3 4 और फिर येलो, ये कोई और बुक्स है, राइट। उसने कहा है कितनी कलर्स की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 10 बुक्स विद एग्जैक्टली 4 बुक्स बिटवीन 2 येलो बुक्स। आपके पास जो येलो बुक्स है उसके दरमियान में आपके पास 4 बुक्स होनी चाहिए, राइट। अब ये जो आपके पास है बेटा ये इकट्ठा मूव करेगा। नाउ अब ये जो मेरा बॉक्स है ये कितनी प्लेसेस मूव कर सकता है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो याद रखिएगा ये 5 प्लेसेस मूव कर सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल नहीं करना, उसकी रीजन ये है कि बेटा यहां पे आपके पास जो नंबर्स प्लेस होंगे, जो बुक्स होंगी 1 2 3, ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो ये 8 बुक्स ने यहाँ पे पोजीशन होना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी अरेंजमेंट लिखो, दिस इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा, इसके अंदर आप याद रखें 3 ब्लू वाली रिपीट हो रही है, 3 फैक्टोरियल उसका मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास जो है एक और कलर भी रिपीट हो रहा था, कौन सा था, 2 रेड वाली भी रिपीट हो रही है, तो 2 फैक्टोरियल उसका भी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब यहां पे अक्सर बच्चों का होता है कि मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर रहे, बेटा 5 फैक्टोरियल जब करते हैं ना तो 5 फैक्टोरियल क्या करता होता है कि ये जो रिमेनिंग वाले हैं इनकी भी अरेंजमेंट बना के दे देता है, राइट। हमने इसकी अरेंजमेंट नहीं करनी, 8 फैक्टोरियल के अंदर हमने वो वाली अरेंजमेंट कर दी हुई है,
राइट। आपके पास ये जो बॉक्स है इसने 5 जगहों पे मूव करना है, ये एक स्टेप आगे जा सकता है, एक स्टेप आगे जा सकता है, एक स्टेप, तो वो हम लोगों ने 5 उसके लिए लिखा है। 8 फैक्टोरियल ने रिमेनिंग लेटर्स की अरेंजमेंट, ये जो 8 यहां पे पड़े हुए हैं इनकी अरेंजमेंट ऑलरेडी कर दी हुई है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई बाय आपके पास 8 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहां पे जो लेटर्स पोजीशन हुए हैं उनके लिए 8 फैक्टोरियल हमने कर दिया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 5 किया है, ये जो बॉक्स हमारा है, ये बॉक्स जो है ये 5 प्लेसेस पे मूव कर सकता है। वो कौन कौन सी 5 बन सकती हैं? एक ये वाली, एक जो मैंने ड्रॉ की है वो 1, ये 2, उसके बाद ये वाली 3, उसके बाद ये वाली 4, और ये आगे जी लास्ट वाली 5। ये 5 प्लेसेस पे मूव करता है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 5 किया है। अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन होती है कि जी 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? बेटा 5 फैक्टोरियल तब होता है जब उसकी भी मूवमेंट, साथ जो यहां पे लेटर लिखे होते हैं ना उनकी भी अरेंजमेंट, तो उनकी अरेंजमेंट के लिए 8 फैक्टोरियल हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी। Now, next question, it says that Elisa select 4 books from her 10 different books from the series of square and circles. Find the number of different books, different selection if there are 4 books including at least one red. Red आपके पास बेटा कितनी होनी चाहिए? At least one. Blue at most one. और येलो एग्जैक्टली वन, राइट। आपके पास जो बुक्स है वो 4 सिलेक्ट करनी है। अब जरा हम ऊपर आते हैं, उसने हमें यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि जी ब्लू आपके पास जो है वो कितनी है? 3 है। रेड आपके पास जो है बेटा वो आपके पास कितनी है? दे आर 2। येलो आपके पास जो है वो कितनी है बेटा? दे आर 2। और ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन वो 1 1 है। इन तीनों को मैं अदर्स में डाल रहा हूं। अदर्स वो कितनी बन जाएंगी? दे आर गोइंग टू बी 3। सो 3 + 3 दैट इज गोइंग टू बी 6, 2 2 4 1 8 10 पूरी हो गई। इसको उठा के नीचे ले जाते हैं, राइट। उससे हमें कहा यह है कि भाई हमारे पास एटलीस्ट 1 रेड होनी चाहिए, एट मोस्ट 1 ब्लू होनी चाहिए, और एग्जैक्टली 1 येलो। 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 4 बुक्स हमें सिलेक्ट करनी है, एग्जैक्टली 1 येलो। भाई येलो तो आएगी आएगी, ठीक है, पहला सिनेरियो येलो तो होनी होनी है, ठीक होगी बात। उसके बाद यहां पे हमारे पास उसने कहा है एटलीस्ट 1 रेड, ठीक है, तो ये लो जी एक रेड कर दी मैंने। उसके बाद येलो आ जाएगी, सॉरी येलो हो गई है, और उसके बाद एटमोस्ट ब्लू आ गई, और यहां पे मैं डैश के ऊपर ओ डाल रहा हूं अदर के, एक अदर आएगी हमारे पास। फिर एक येलो तो होनी होनी चाहिए बेटा। उसके बाद उसने कहा है एटलीस्ट 1 रेड, 2 भी हो सकती हैं, तो यहां पे 2 रेड कर देता हूं, राइट। और एटमोस्ट उसने हमें कहा है कि जी ब्लू, तो यहां पे एक ब्लू कर देते हैं, ये ले जी ये ब्लू आ गया, ठीक होगी बात। फिर उसने कहा है येलो तो होनी होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा है एटलीस्ट 1 रेड, ये ले जी एक रेड कर दी हमारे पास, एक और रेड आ गई आपके पास, और यहां पे मैं डाल देता हूं अदर, ठीक है। एटमोस्ट 1 ब्लू का है ना उसने, एटमोस्ट 1 ब्लू, तो ब्लू 0 भी तो हो सकती है। फिर रेड, उसके बाद क्या, सॉरी येलो, फिर हमारे पास रेड, एक रेड डाल रहा हूं और 2 यहां पे मैं अदर्स को पेट कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन आ गए। आए जी अब इनको कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या होगा हमारे पास? येलो आपके पास बेटा है 2, तो 2C1 मल्टीप्लाई बाय रेड आपके पास कितनी है? दैट इज 2C1 अगेन, मल्टीप्लाई बाय ब्लू आपके पास है 3C1 मल्टीप्लाई बाय 3C आपके पास 1, तो 4 का हमारे पास ये वाला तो पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, येलो के लिए क्या होगा? 2C1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेड सिलेक्ट कर रहे हो आप, 2 है, दोनों की दोनों सिलेक्ट हो गई, 2C2 मल्टीप्लाई बाय ब्लू कितनी है? 3C1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे येलो है जी 2C1
मल्टीप्लाई बाय 2 रेड है 2C2 मल्टीप्लाई बाय अदर आपके पास 3C1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे क्या आएगा 2C1 मल्टीप्लाई बाय रेड आपके पास 2 है 2C1 यहाँ पे आया मल्टीप्लाई बाय अदर्स में से 2 चाहिए तो क्या होगा 3C2। राइट जी, आए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा 2C2 दैट इज 2 2 3 3। तो यहां से क्या आएगा 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज गोइंग टू बी 36। ये वाला आ गया जी 36। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 2C2 दैट इज गोइंग टू बी 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 सो दैट इज गोइंग टू बी 6। राइट, फिर 2C2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया 3C1 दैट इज गोइंग टू बी 3 तो यहाँ पे भी कितना आ गया 6। उसके बाद 3C2 दैट इज गोइंग टू बी 3, यहाँ पे 2C2 दैट इज 2C1 दैट इज गोइंग टू बी 2 और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ गया सो दैट इज गोइंग टू बी कितना आ जाएगा दैट इज 3 2 6 12। इन सबको एड अप कर दें that is going to be 6 plus 6 that is going to be 12 plus 12 that is going to be 24 plus 36 that is going to be 60 which makes my answer over here. I hope that is clear to everyone. This comes to the end of this paper. I hope you like this video. I'll be posting more ones as well. Stay tuned to my channel. Thank you so much.